स्वागत है दोस्तों। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसे दुनिया के हर सुपर पावर ने कभी ना कभी जीतने की कोशिश जरूर की है, पर उन सभी के हाथ सिर्फ हार और बेइज्जती ही लगी है। आखिर ये कैसी जगह है जिसे ना ही इंग्लैंड, ना ही रसिया और ना ही अमेरिका जीत पाया? ये जो भी है, इसकी पूरी हिस्ट्री जानेंगे हम आज इस वीडियो में। दोस्तों, ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे बाबा आजम के जमाने तक, पर 18वीं सेंचुरी तक तो जाना ही पड़ेगा। जैसे एक समय में भारत में राजा और सुल्तानों का राज था, ठीक उसी तरह 18वीं सेंचुरी तक अफगानिस्तान में भी दोस्त मोहम्मद खान नाम के सुल्तान का राज था। उस समय अफगानिस्तान का बॉर्डर दुनिया के दो बड़े सुपर पावर्स के बीच घिरा हुआ था। नॉर्थ के तरफ था सोवियत यूनियन, जिसे आज हम रसिया के नाम से जानते हैं, और साउथ में थी ग्रेट ब्रिटेन, जो कि तब इंडिया पे हुकूमत कर रही थी। और हमेशा की ही तरह दोनों का एक दूसरे पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। तभी ब्रिटेन ये सोच के घबरा रहा था कि कहीं रसिया ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया तो उस रास्ते वो इंडिया में आने की कोशिश करेगा। और इसी घबराहट में ब्रिटेन ने अफगानिस्तान पर 2 बार हमला किया। पहला हमला हुआ 1839 के एंग्लो अफगान वॉर में, जहां ब्रिटेन इतनी बुरी तरह हारा कि क्या बताएं। पूरे 20,000 सिपाहियों में से सिर्फ एक ही सिपाही जिंदा वापस लौटा, और वो भी अधमरी हालत में। फिर दूसरा हमला हुआ 1878 के सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर में, और इस बार जीत ब्रिटेन के हाथ लगी। पर ब्रिटेन का अफगानिस्तान पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं था। उसका मकसद सिर्फ सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में घुसने से रोकना था, और इस वजह से ब्रिटेन ने उसकी जी हुजूरी करने वाले अब्दुल रहमान खान को 1888 में वहां का सुल्तान बनाया और उनके इंटरनल मैटर में दखल अंदाजी ना देने का वादा किया। पर उसके बदले अफगान आर्मी की कमांड अपने हाथों में ले ली। ये हुकूमत 1919 यानी पूरे 31 सालों तक चली। पर 1919 में जब अब्दुल रहमान खान का पोता अमनुल्लाह सुल्तान बना, तब उसने उल्टा ब्रिटेन पे ही हमला कर दिया। एक तो वर्ल्ड वॉर 1 को खत्म हुए 1 साल भी नहीं हुए थे, जिस वजह से ब्रिटिश आर्मी ऑलरेडी जर्जर हालत में थी, और ऊपर से अचानक हुआ ये हमला। ब्रिटिश आर्मी अफगानियों के आगे 3 महीने भी नहीं टिक पाई और आखिरकार सरेंडर कर दिया। इस वॉर के बाद ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच एक पक्की बॉर्डर लाइन बनाई गई, जो कि आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है और दुरंद लाइन के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ ब्रिटेन और अफगानिस्तान के बीच ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी भी साइन की गई, जिसके तहत ब्रिटेन ने अफगानिस्तान को एक आजाद देश घोषित कर दिया। और इस वजह से आज भी 19 अगस्त को अफगानी लोग अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। इसके बाद अमनुल्लाह की फैमिली अगले 54 साल तक वहां राज करती रही, और उनका ये राज खत्म हुआ 1973 में, जब उन्हीं के ही एक पूर्व प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद दाऊद खान ने तख्ता पलट करते हुए अफगानिस्तान को एक डेमोक्रेसी और खुद को वहां का पहला प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों घोषित कर दिया। अब डेमोक्रेसी बनने के बाद वहां पॉलिटिकल पार्टीज भी बननी शुरू हो गई, और इन्हीं में से सबसे इम्पोर्टेंट पार्टी थी PDPA यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, जो कि सोवियत यूनियन की ही तरह कम्युनिस्ट सिस्टम पे बिलीव रखती थी, और इसका लीडर था नूर मोहम्मद तराकी। फिर 9 साल बाद 1978 में एक हादसा हुआ, जिसमें गवर्नमेंट ने PDPA के एक लीडर की हत्या कर दी और साथ ही पार्टी के कई मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद PDPA के बाकी लीडर्स को लगने लगा कि शायद गवर्नमेंट उन सब की हत्या करके पार्टी को खत्म करना चाहती है, जिसके बाद उन्होंने दाऊद खान और उसकी पूरी फैमिली की हत्या कर दी और पार्टी लीडर नूर मोहम्मद तराकी को हेड ऑफ द गवर्नमेंट घोषित कर दिया। इसके 1 साल बाद 1979 में हफीजुल्लाह अमीन हेड ऑफ द गवर्नमेंट बना, और वो एक कट्टर कम्युनिस्ट था, और एक कम्युनिस्ट की ही तरह उसने धर्म से जुड़े सारे कामों को इलीगल घोषित कर दिया। जैसे लोगों को दाढ़ी रखने की मनाही थी, लड़कियों को बुर्का पहनने की मनाही थी, और साथ ही लोगों को मस्जिदों में भी जाने से रोका जाने लगा। और जब इस्लाम के धर्मगुरुओं ने इसका विरोध किया, तब उन्हें जेल में डाल दिया गया। इसी दौरान दोनों ही कम्युनिस्ट देश होने की वजह से सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान करीब आने लगे, और अफगानिस्तान को सोवियत यूनियन से भर भर के मिलिट्री एड और डेवलपमेंट फंड आने लगा। पर अफगानिस्तान के जो एक्चुअल लोग थे, उन्हें ये सब रास नहीं आ रहा था, और जगह जगह पे उन्होंने इस्लाम के नाम पे ग्रुप्स बना के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का विरोध करने लगे, और इन ग्रुप्स को मुजाहिदीन कहा जाने लगा, जिसका मतलब था इस्लाम के फाइटर्स। 1979 के एंड तक अफगानिस्तान के 29 में से 24 राज्यों में ये विरोध आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। तभी हालात को संभालने के लिए सोवियत यूनियन ने अफगानी गवर्नमेंट को 1 लाख सोल्जर्स भेजे, और जाहिर सी बात है कि किसी जगह सोवियत यूनियन दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा हो और अमेरिका चुपचाप बैठा रहे, ये पॉसिबल ही नहीं है। सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए अमेरिका ने इनडायरेक्टली पाकिस्तान के रास्ते से अफगानी मुजाहिदीन को पैसे, हथियार और मिसाइलें मुहैया करवाई। एक एस्टीमेट के हिसाब से अमेरिका ने मुजाहिदीन पे $40 बिलियन खर्च किए थे। 10 साल तक चले इस वॉर में लगभग 20 लाख अफगानियों की मौत हुई थी और 60 लाख अफगानियों को रेफ्यूजी बन के पाकिस्तान और ईरान में रहना पड़ रहा था।
इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ की वजह से सोवियत यूनियन पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा था और एट लास्ट 1989 में सोवियत यूनियन ने अपनी आर्मी वापस ले ली। पर अफगानिस्तान में अब भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी जो अब भी अफगानी मुजाहिदीन से लड़ रही थी और 3 साल बाद 1992 में गवर्नमेंट ने घुटने टेक दिए। इसके बाद पूरे अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स खिचड़ी जैसी बन गई। जो अफगान मुजाहिदीन बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स को मिला के शुरू हुआ था वो आज आपस में मिलजुल के 6 बड़ी ग्रुप्स बन गई थी और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट गिरने के बाद उनके आपस में ये लड़ाई होने लगी कि कौन नया गवर्नमेंट बनाएगा। फिर हुआ यूं कि हर ग्रुप अपना अपना इलाका बना के वहां राज करने लगी और अगर ये लोग अपने अपने इलाके में शांति से रहते तो सब आराम से चलता, पर ये लोग गुंडों की तरह कंटिन्यूअसली एक दूसरे के साथ लड़के अपना इलाका बढ़ाने में लगे रहे और इन सबके बीच पिस रहे थे वहाँ के लोकल लोग। फिर कंटिन्यूअसली चल रही इस लड़ाई से परेशान होके 1994 में खंडहर इलाके के लोकल मौलवी मुल्ला मोहम्मद उमर ने अपने मदरसे के कुछ 50 स्टूडेंट्स के साथ मिलके तालिबान नाम का एक ग्रुप बनाया जिसका मतलब था स्टूडेंट्स, और उन सब ने देश को इन गुंडों से आजाद करके एक इंडिपेंडेंट इस्लामिक देश बनाने का वादा किया। देखते ही देखते पूरे देश की यूथ जो ऑलरेडी परेशान थी इस लड़ाई झगड़े से वो तालिबान के इस मिशन में जुड़ने लगी। यहाँ एक गौर करने वाली बात यह है कि तालिबान को सपोर्ट करने में पाकिस्तान का एक बड़ा हाथ रहा। पाकिस्तान की हमेशा से ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट को एकजुट करके वो एक बड़ा इस्लामिक देशों का ग्रुप बनाए जहाँ की पॉलिटिक्स में उसका एक मेजर रोल हो, और इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो तालिबान को हथियार और गोला बारूद दे के सपोर्ट करने लगा ताकि तालिबान वहाँ इस्लामिक गवर्नमेंट बनाए और पाकिस्तान को एक मेंटोर के तौर पे वहाँ की पॉलिटिक्स में हिस्सा दे। पाकिस्तान की इस सपोर्ट के साथ कुछ ही महीनों के अंदर ही तालिबान ने अफगानिस्तान के सदर्न और सेंट्रल एरिया के काफी सारे स्टेट्स पे कब्जा कर लिया और 1996 में उन्होंने काबुल पे कब्जा करके अपने इलाके को इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान और मुल्ला मोहम्मद उमर को उसका लीडर घोषित कर दिया। पर गौर करने वाली बात यह है कि अब भी उनका कब्जा पूरे अफगानिस्तान पर नहीं हुआ था, क्योंकि नॉर्थ के कुछ जगहों पे नॉर्दर्न अलायंस नाम की एक ग्रुप का कब्जा था जो कि 2 मुजाहिदीन ग्रुप्स को मिला के बना था और उनका लीडर था अहमद शाह मसूद। नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के सोच में जमीन आसमान का फर्क था। जहां तालिबान अफगानिस्तान को एक इस्लामिक डिक्टेटरशिप बनाना चाहता था, वहीं नॉर्दर्न अलायंस अफगानिस्तान को एक डेमोक्रेसी बनाना चाहती थी। तालिबान वाले इलाके में लड़कियों को पढ़ने और बाहर निकलने की मनाही थी, साथ ही पब्लिक एग्जीक्यूशंस और मास मर्डर्स जैसी चीजें रोज की बात थी। वहीं नॉर्दर्न अलायंस वाले इलाके में लड़कियों का पढ़ना लिखना कंपलसरी था, साथ ही एक डेमोक्रेसी की तरह वो इलाका शांत और खुशहाल था। इस वजह से तालिबान वाले इलाके से लोग आए दिन छुपते छुपाते नॉर्दर्न अलायंस के इलाके में शिफ्ट होने लगे और ये सब देख के तालिबान ने नॉर्दर्न अलायंस के खिलाफ वॉर घोषित कर दिया। इस वॉर में एक इम्पोर्टेंट बात ये थी कि इस बार तालिबान की मदद पाकिस्तान के साथ साथ एक और इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप अलकायदा भी कर रही थी, जिसका लीडर था ओसामा बिन लादेन। अलकायदा एक ऐसी ग्रुप थी जिसका ये मानना था कि क्रिश्चियन और जूइश लोग मिलकर इस्लाम को खत्म करना चाहते हैं और इस्लाम को बचाने के लिए क्रिश्चियन और जूइश लोगों को खत्म करना जरूरी है, और यही उनका मोटिव था। तालिबान और अलकायदा दोनों का पर्पस भले ही अलग हो, पर दोनों ही इस्लामिक ग्रुप्स होने के कारण उनमें काफी नजदीकी थी और इस वजह से तालिबान ने अलकायदा को अपने कब्जे वाले इलाके से टेररिस्ट ऑपरेशन चलाने की पूरी छूट दी हुई थी और बदले में अलकायदा तालिबान को नॉर्दर्न अलायंस से लड़ने की मदद कर रहा था। फिर 5 साल की जंग के बाद उन्होंने नॉर्दर्न अलायंस के लीडर अहमद शाह मसूद को सुसाइड बॉम्बिंग में उड़ा दिया और ठीक उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को अलकायदा ने 4 प्लेन्स हाईजैक करके 2 प्लेन्स अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, एक पेंटागन में और आखिरी वाला एक ऑयल फील्ड में क्रैश कर दिया। इस टेररिस्ट अटैक में लगभग 3000 लोग मारे गए और 25,000 लोग घायल हुए थे। इस हमले के बाद अमेरिका ने तालिबान से ओसामा बिन लादेन को उनके हवाले करने और अलकायदा के सारे ठिकानों का लोकेशन मांगा, जिसका तालिबान ने साफ साफ इनकार कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने तालिबान और अलकायदा दोनों के ही खिलाफ वॉर घोषित कर दिया और नॉर्दर्न फ्रंट के सिपाहियों के साथ मिलकर सिर्फ 3 महीने में ही काबुल पे कब्जा कर लिया और सारे तालिबानी दुरंत लाइन से सटे पाकिस्तान के इलाके में भाग खड़े हुए। इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान को एक डेमोक्रेसी और नॉर्दर्न फ्रंट के एक लीडर हामिद करजाई को वहां का पहला प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। पर इसके बाद भी अमेरिकी सोल्जर्स वहां से वापस नहीं गए, क्योंकि उस समय अफगान आर्मी की ताकत ना के बराबर थी और बिना अमेरिकी सोल्जर्स की मौजूदगी में तालिबान के वापस लौट आने का रिस्क था। साथ ही अमेरिका अफगानिस्तान की डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रही थी और नई अफगान गवर्नमेंट की आर्मी को मजबूत बनाने के लिए जरूरी ट्रेनिंग और हथियार भी मुहैया करवा रही थी। इसी बीच पाकिस्तान में छिपे तालिबानी भी खुद की ताकत बढ़ाने में लगे थे ताकि मौका आने पर फिर से अटैक कर सके।
और पाकिस्तान भी उन्हें नए और एडवांस हथियारों की ट्रेनिंग दे रहा था। इसके बाद भी तालिबानियों ने कभी कोई बड़ा हमला नहीं किया, बल्कि जगह जगह पर छोटे छोटे हमले करने लगे और उनका फोकस एरिया कैप्चर करने के जगह इम्पोर्टेंट अफगानी लोग जैसे पॉलिटिशियंस और लीडर्स का मर्डर करना था। अफगान गवर्नमेंट की तरफ से तालिबान को कई बार शांति समझौता भेजा गया कि अगर वो सरेंडर कर दें तो सरकार उन्हें माफ कर देगी, पर वो लोग इस्लामिक डिक्टेटरशिप बनाने के अपने सपने पे अड़े रहे और शांति समझौतों को ठुकराते गए। ये सिलसिला पूरे 2001 से 2017 तक चलता रहा, पर 2017 में जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए तब तालिबानियों ने खुद अपनी तरफ से उन्हें लेटर लिख के अमेरिकी सोल्जर्स को वापस लेने को कहा और पूरे 3 साल के नेगोशिएशन के बाद 29 फरवरी 2020 में तालिबान और अमेरिका के बीच दोहा एग्रीमेंट नाम का एक पीस ट्रीटी साइन किया गया, जिसके तहत तालिबान ने अलकायदा जैसे किसी भी आतंकी ऑर्गेनाइजेशन को पनाह ना देने का वादा किया और बदले में अमेरिका ने अपने सोल्जर्स वापस लेने का वादा किया। पर इधर गौर करने वाली एक बात यह है कि इस डील में अफगानी गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था और ना ही ये डील तालिबान को अफगानिस्तान पे कब्जा करने से किसी भी तरह से रोकती है। फिर इस पीस ट्रीटी के अनुसार 9 सितंबर 2020 से धीरे धीरे अमेरिकी सोल्जर्स का वापस जाना शुरू हो गया और 11 सितंबर 2021 यानी अलकायदा के ट्रेड सेंटर वाले हमले के ठीक 20th एनिवर्सरी को अमेरिका ने इस वापसी के प्रोसेस को खत्म करने का डेडलाइन दिया। पर इस वापसी के प्रोसेस के दौरान वो हुआ जो शायद सब जानते थे कि होने वाला है, पर इतनी जल्दी होगा ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। 1 मई 2021 को तालिबान ने अफगान गवर्नमेंट के खिलाफ वॉर घोषित कर दिया और सिर्फ 3.5 महीने बाद यानी 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल पे कब्जा कर लिया और अपनी जान बचाने के लिए अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गानी काबुल छोड़ के यूएई भाग खड़ा हुआ। यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि 20 साल में अमेरिका ने अफगान गवर्नमेंट पर $2 ट्रिलियन खर्च किए थे और अफगान आर्मी को ट्रेनिंग और एडवांस हथियार देके खुद को अपनी सुरक्षा करने के लिए काबिल बनाया था। पर इसके बाद भी अफगानी आर्मी तालिबानियों से महज 3.5 महीनों में हार गई। सुन के ऐसा लगता है कि ये $2 ट्रिलियन डेवलपमेंट के लिए कम और पॉलिटिशियंस की जेबें भरने के लिए ज्यादा इस्तेमाल हुए थे। अभी के हालात ये है कि अफगानिस्तान के 34 में से 33 राज्यों पर तालिबान का कब्जा है और इन राज्यों में स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉज जैसे आदमियों को दाढ़ी काटने की मनाही, लड़कियों को पढ़ने और बाहर निकलने की मनाही और खुलेआम मास मर्डर जैसी चीजें चल रही हैं। पर जो एक अकेला राज्य अब भी उनके हाथों से बाहर है वो है पंजशीर का इलाका, जहां पिछले नॉर्दर्न अलायंस के लीडर अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद मसूद फिर से नॉर्दर्न अलायंस की ही तरह बचे हुए अफगान सोल्जर्स के साथ एक एंटी तालिबान फोर्स बना रहा है और वहां के लोग उन्हें अफगानिस्तान को तालिबान से आजाद कराने की एक आखिरी उम्मीद की तरह देख रहे हैं। इस समय काबुल एयरपोर्ट एक लौती जगह है जो अब भी अमेरिकी सोल्जर्स के कब्जे में है और जब तक सारे अमेरिकी और इम्पोर्टेंट अफगानी लोगों को वहां से वापस नहीं लिया जाता तब तक उनके ही कब्जे में रहेगा। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर अमेरिकी सोल्जर्स अब भी वहां मौजूद हैं तो अमेरिका तालिबान के द्वारा अफगानी लोगों पे किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ कुछ कर क्यों नहीं रहा है। एक्चुअली अमेरिका को अफगानिस्तान से ना ही कोई फायदा है और ना ही कोई लगाव है। वो 20 साल तक अफगानिस्तान की सुरक्षा सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि अफगानिस्तान के साथ उसकी अपनी सुरक्षा जुड़ी हुई थी। अमेरिका तालिबान का विरोध सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि तालिबान अलकायदा को पनाह दे रहा था, जो कि अमेरिका का असली दुश्मन था, क्योंकि वो अलकायदा ही था जिसने अमेरिका पे 9/11 के आतंकी हमले करवाए थे। और जब तालिबान ने दोहा एग्रीमेंट के तहत अलकायदा को पनाह ना देने का वादा किया तो अमेरिका को अलकायदा से और कोई खतरा ही नहीं रहा और उसका अपनी सुरक्षा करने का मकसद पूरा हो गया। अब तालिबान अफगानियों के साथ कुछ भी करे उससे इस बात से कोई मतलब नहीं, पर हो सकता है कि फ्यूचर में इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ने पर वो कोई बड़ा कदम उठा ले। अफगानिस्तान का फ्यूचर अभी तो अंधेरे में ही दिख रहा है, पर क्या पता नॉर्दर्न अलायंस इस अंधेरे में रोशनी ले आए। तो दोस्तों ये थी अफगानिस्तान की पूरी हिस्ट्री। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।